गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप पहली बार 7th क्लास में हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि, और आपको पता भी है, दैट हिस्ट्री इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इससे हमारी, जब हम आगे आने वाली लाइफ में, जब हमारी ग्रुप डिस्कशन या हमारी नॉलेज जहां पे हम अपनी देख सकते हैं, तो वो जो हमारी नॉलेज जो इंक्रीज होती है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर एसएसटी सब्जेक्ट, है ना, वेदर इट इज हिस्ट्री, वेदर इट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो ये हमें बोलने के लिए, यानी कि हमारी जो वर्ड या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझाने में हमारी बहुत मदद करता है। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जिससे आप अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, और जो व्यक्ति अपने इतिहास को जानता है वो एक अपना सुनहरा भविष्य लिख सकता है। तो आई नो कि आपको पता है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हेरोडोटस, है ना। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। तो आपका हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग यानी किसी चीज को ट्रेस करना, यानी कि किसी चीज को खोजना, है ना, किसी चीज की तलाश करना, ट्रेसिंग, उसके पॉइंट्स को खोजना। ट्रेसिंग चेंजेस, यानी चेंजेस को, जो भी चेंज हुए उनको ट्रेस करना थ्रू अ 1000 ईयर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो 6th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है वो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है ना। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और वो जो सारा जो पीरियड है, जो गुप्ताज, हर्षवर्धन, ये वाला जो पीरियड आपने जो पढ़ा था अप टू 700, उसको बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। अभी जो हम इस साल पढ़ने जा रहे हैं उस हिस्ट्री को बोला जाता है मेडिवल हिस्ट्री, और इनको हमने, और जो हम 8th में पढ़ेंगे दैट विल बी मॉडर्न हिस्ट्री। और इनको इसलिए इस तरीके से बांटा गया है हिस्ट्री को प्यारे बच्चों, ताकि हम, हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हम कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक की इसमें बात कर रहे हैं। तो 7th क्लास में आप पढ़ेंगे अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, और इसमें जो 1000 ईयर्स हैं वो कौन से ईयर्स हैं? दैट विल बी फ्रॉम 700 एडी टू 1750 एडी, राइट। अभी हम कौन सी उसमें 2020, तो हम 1750 तक, यानी कि ये वाला जो 1000 का जो साल है, 1000 साल का जो पीरियड है, तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा साथ में आपको ये समझाने की, जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी आएंगे, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, एसएसटी से बच्चे ज्यादातर इसलिए उसमें उनका रुझान नहीं रहता है क्योंकि उनको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो कई जगह 17th सेंचुरी लिखा हुआ है, कई जगह 1654 लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17 की बात कर रहे हैं कि 16 की बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं इसको ऑलरेडी। अब मैंने आपको क्या बोला है? फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, है ना। जब मैं बोल रहा हूं 8th सेंचुरी, इस चीज का आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, या किसी भी सेंचुरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, लेट से हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो हम कौन से साल से कौन से साल के बीच की बात करें? सेंचुरी आपको पता है 100 साल के पीरियड को बोलते हैं ना, 100 साल का जो पीरियड होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई है। तो अगर मैं 8th सेंचुरी बोल रहा हूं तो कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट 700 टू 799, है ना। तो मैंने क्या बोला? 8th सेंचुरी, यानी कि 700 से लेकर 18th सेंचुरी, यानी कि अगर मैं 18th सेंचुरी अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो कब से कब तक की बात कर रहा हूं? 1700 टू 1799। लेकिन ये एग्जैक्ट हम कहां तक करेंगे? 1750 तक, यानी कि फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ दैट, है ना। तो उस पीरियड को क्या बोला जाता है? मेडिवल पीरियड, राइट। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम 7th क्लास में जो भी हम बातचीत करेंगे वो हम 700 एडी से लेकर 1750 एडी तक के बीच की हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों की, जो आपको इसमें भी और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। कि हम जानते हैं कि पहले जो हमारे जो हिस्टोरियंस थे, या जो भी लोग किताबें लिखते थे, या जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, हाथ से जो पत्तों पे, छालों पे जो लिखी जाती थी, वो आज की डेट में हमें यूं की यूं प्रिजर्व तो होगी नहीं, है ना। बिकॉज टाइम के साथ में डेनोटेशन होता है, रेप्रिसिएशन होता है, खराब हो जाती हैं चीजें। तो ये बहुत लंबा पीरियड है, यानी कि कोई तो ऐसा एक प्रोसेस रहा होगा जिसकी वजह से आज तक हम उन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। इसको मैं दूसरी तरीके से आपको कैसे समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों। मैंने आपको कहा कि भाई आपने 3 महीने हो गए, आपने काम नहीं किया, और मैं एक दिन कॉपी चेक करने लगा। मैंने कहा कि भाई आपको कल आपको काम पूरा करके दिखाना है मुझे हर हाल में।
तो आप अपने दोस्त की कॉपी लेके जाएंगे घर पे, उसको वैसे के वैसे कॉपी करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। फिर आप उनको, लेकिन क्योंकि डर है तो आप उसको भी किसी ना किसी तरीके से वैसे ही या उससे मिलता जुलता ही कुछ बना देंगे। तो उससे क्या हुआ कि उसकी सेंस चेंज हो गई, है ना, आपने कॉपी किया। तो हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे जो पुराने टाइम पे, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जो लिखने की कला जानते थे, कैलीग्राफिस्ट, है ना, जो लिखना जानते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट से क्या होता था, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अमीर लोग उस समय के होते थे, वो क्या करते थे कि कोई चीज जो मैन्युस्क्रिप्ट में है उसको वो पेपर्स में लिखवाना शुरू उन्होंने किया था। यहां पे मैं आपको एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि जब हमने एंशिएंट पीरियड पढ़ा था तब उसमें पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, लेकिन जब हम मेडुअल पीरियड पढ़ रहे हैं, जब हम इसकी एंडिंग में आते हैं, यानी कि लास्ट वाले जो 14th 15th 16th 17th सेंचुरी जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पेपर की इन्वेंशन हो गई थी, है ना। पेपर आपको पता है जिसमें हम एग्जाम देते हैं, तो चीजें, लेकिन जब उस समय जो चीजें लिखी गई, यानी जो हमने गुप्तास की भी जो हमने चीजों को देखा, तो यानी वो किसी ना किसी मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू किसी चीज पे लिखी गई, तो वो चीज आज तक तो प्रिजर्व रहने वाली नहीं है, राइट। तो एक तो आप कह सकते हो जैसे आज हमें कोई चीज प्रिजर्व करनी है तो हम उसको प्रिंट कर दें, एक कमांड देते हैं तो हमारी वो प्रिंट हो जाती है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या होता था, जैसे आप अपने दोस्त की कॉपी लेके गए थे टू कॉपी द होमवर्क, वैसे ही कुछ स्क्राइब्स, उनको बोला जाता था स्क्राइबर्स, है ना, स्क्राइब्स बोलते थे उनको, जिनका काम क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट जो एक लिखा हुआ है उसको देखकर दोबारा से उसी को लिखना, राइट, उसको क्या बोला जाता था, स्क्राइब्स। तो वो भी फिर अलग उस पे लिखते थे, तो एक ही उसको अलग अलग स्क्राइब्स लिख रहे हैं मान लो। तो कॉपी करना आपको पता है इट्स नॉट इजी, कि भाई जो उसने लिखा है उसकी क्या थॉट प्रोसेस है लिखते हुए, जिसने ओरिजिनली मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, और जो स्क्राइब्स जो थे जो उनको कॉपी कर रहे थे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, उनकी क्या इंटेंशन थी, तो वो मतलब लाजमी है कि वो चेंज होगा ही होगा। तो यहां पर जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि अगर मान लो मैं एक हिस्टोरियन हूं, और या जो हिस्टोरियंस हैं वो जब पीछे उस समय की कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज के बारे में, समाज के बारे में, कल्चर के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक स्क्राइब ने जो बुक लिखी है या जो उसने लिखा है उसको देखकर वो अपना मतलब आइडिया लगा लेते हैं। अगर वो ऐसा लगा रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। क्यों, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कि मैंने क्यों कहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर वर्क। इसके लिए उनको क्या, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा था, उसके बाद बहुत सारे स्क्राइब्स ने उसी चीज को लिखा, सबने अपने हिसाब से अपने अपनी डेफिनेशंस कुछ थोड़े मोटे चेंज किए, जो आगे जाके बड़े चेंजेस भी, या उनकी टर्मिनोलॉजी ही चेंज हो गई। तो जब हिस्टोरियंस उस टाइम पीरियड की कोई स्टडी करता है, तो उसको उसी टाइम के अलग अलग स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई किताबें उसको अध्ययन करनी पड़ती है, तब जाके वो एक कंक्लूजन पे आता है कि शायद मैन्युस्क्रिप्टर जिसने वो लिखा है ओरिजिनली, वो क्या कहना चाहता था। ठीक है, तो हिस्टोरियंस को कितना मतलब ध्यान रखना पड़ता है, आपको समझ में आया। तो इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से समय के साथ भाषा के रूप, फिर टर्मिनोलॉजीज, किस तरीके से जो पहले कार्टोग्राफर्स थे उन्होंने क्या बनाया, फिर वो कैसे हो गए। तो अब हम आते हैं अब इस चैप्टर की तरफ। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे अभी तक आपको क्या बताया कि जो हिस्टोरियन होता है वो किस तरीके से उसको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट ने जो चीज लिखी है वो अलग अलग स्क्राइब्स ने लिखी है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजमेंट होनी लाजमी है। तो अब वो चेंज की वजह से उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो गया है ना। तो जब आज की डेट में जो हिस्टोरियन उसको जब कवर कर रहे हैं, तो उनको सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें कंक्रीट आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में वो जो ओरिजिनल उसका जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता था। ठीक है, तो समय के साथ में भाषाएं बदल जाती हैं, है ना, उनके अर्थ बदल जाते हैं, मीनिंग बदल जाते हैं। तो ऐसे जब आपका चैप्टर जब शुरू होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी है कि जो मैप बनाते हैं, जो मैप ड्रॉ करते हैं, उनको बोला जाता है कार्टोग्राफर। और अभी हॉलीडेज होमवर्क के बाद आप भी क्या हो जाएंगे, कार्टोग्राफर। कैसे, क्योंकि मैंने आपको 3 मैप, इंडियन पॉलिटिकल मैप बनाने के लिए बोला है, आपको अपने हाथ से बनाने। तो यू आर ऑल्सो अ कार्टोग्राफर। तो जो मैप बनाने का काम करते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर, है ना, किसी भी उसका। तो यहां पे जैसे ही आपका ये शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि एक मैप बना हुआ है आपके यहाँ पे। वो जो मैप बनाया भी मैं आपको लिंक करूंगा उसी से, कि हिस्टोरियंस को किस तरीके से ये सब ट्रेस करते हुए जो चेंजेस हो रहे हैं, किन किन चीजों का माइन्यूटली ध्यान रखना पड़ता है ना। तो जैसे ही हम पहला पेज देखते हैं, तो वहां पे आपके
ये मैप बना हुआ है, आप देखेंगे मेरे पास अभी बुक नहीं है लेकिन मैंने इसको, ये मैप बना हुआ है। ये भारत का मैप बनाया किसने? अल इदरीशी ने। किसने बनाया? अल इदरीशी। ईद हम बनाते हैं ईद, और ऋषि हमारे हिंदुओं में ऋषि, अल इदरीशी 1154 में। वो मैं आपको बताता हूं, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये श्रीलंका, और ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट इन्होंने बनाया, और ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट बनाया। आई होप आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसको थोड़े और बड़े में समझाने की कोशिश करता हूं कि अल इदरीशी ने जो नक्शा बनाया, जो ही वॉज ए कार्टोग्राफर, उन्होंने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से बना दिया और श्रीलंका को थोड़ा और बड़ा बना दिया। लेकिन ध्यान रखना आपको बेटा, हम 1154 की बात कर रहे हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ इसका मतलब, सिर्फ तो नहीं थी तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट, लेकिन इस तरीके से उसको नॉर्थ को साउथ में कर दिया और साउथ को नॉर्थ में कर दिया। तो ये किसने बनाया? अल इदरीशी ने। कब बनाया? 1154 में। अभी जो अल इदरीशी है ये थे मोरक्को से। मोरक्को एक कंट्री अफ्रीका में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है ना। जब हम यहां से अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो यहां आप देखेंगे दिस इज मोरक्को, है ना। ये मेडिटेरियन सी, और इसके ऊपर है स्पेन। यहां पर एक छोटी सी जगह है सिचुआ, राइट। यहां पे इनका जन्म हुआ था। मोरक्को की कैपिटल है रबात। क्या कैपिटल है मोरक्को की? रबात। इनका जन्म कहां हुआ था? मोरक्को में। 1100 में इनका जन्म हुआ था। 1154 में ये एक अरब जोग्राफर थे ना। जोग्राफर आपको पता है, जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं ना, तो अरब से थे ये, अरब जोग्राफर। उस एरिया को अरब बोला जाता है ना, जो मोरक्को उस समय, राइट। तो अरब जोग्राफर थे अल इदरीशी। इन्होंने, और एक चीज और मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं, जैसे आपने मैप देखा कि इन्होंने मैप उल्टा बनाया था, जो आज हम देख रहे हैं। जो अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, उसकी मतलब रूट की। और इंडिया के रूट की खोज किसने की? वास्को डिगामा। इन दोनों व्यक्तियों ने अल इदरीशी द्वारा बनाया गया मैप, उसी को ही यूज किया था, है ना। वे कहां से थे? मोरक्को। उसकी कैपिटल क्या है? रबात, राइट। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में, ये जो जहां पे उनका जन्म हुआ था एक्चुअल में, उसके बीच में कन्फ्लिक्शन है। स्पेन कहते हैं हमारा है, और जो ये कंट्री है मोरक्को, ये कहती है हमारी है। तो आपने देखा कि कार्टोग्राफर में जो अल इदरीशी है, इन्होंने मैप क्या दिया। अब इसी तरीके से आप इसी को देखेंगे। अगर मैं सिर्फ इसी को पढ़ के और सोचने लग जाऊं कि हाँ यार भारत ऐसा है, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो यानी कि एज अ हिस्टोरियन अब मैंने क्या किया, और रिसर्च वर्क किया, और आने वाले समय में 1720 में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे लगभग, तो एक व्यक्ति थे फ्रांस के, उन्होंने एक एटलस बनाई। एटलस आप समझते हैं जिनके ऊपर हम अलग अलग मैप्स बनाए जाते हैं ना, स्टेट के हो, कंट्री के हो, या डिफरेंट नेशन के, जो वो एटलस। इन्होंने एक एटलस बनाई जिसको नाम दिया नो व्यू। अभी आपको सिर्फ ऐसे याद रखें, नो व्यू। इसकी स्पेलिंग जो है वो दैट इज डिफरेंस, नो व्यू। ये इनका क्या नाम था? गुएला उम्मे डी लिस्ले। क्या नाम था इनका? गुएला उम्मे डी लिस्ले। और प्यारे बच्चों, जहां पे भी आप ये वर्ड देखें डी लिस्ले, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति फ्रांस से है ना। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। एंड आई नो कि आपको पता है ये हमारा प्यारा भारत, और हम यहाँ मोरक्को पे पहुंच गए थे। मोरक्को से ऊपर स्पेन, और स्पेन के ऊपर फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो ये कहां से थे? फ्रेंच से थे। इन्होंने भी एक मैप बनाया जो आपकी बुक में उसके बिल्कुल ठीक नीचे दिया हुआ है। आप देखेंगे ये, है ना, शायद मैं आपको दिखाने में कामयाब हो रहा हूं। और आप ये इस तरीके से, ये लगभग हमारे भारत, अब के भारत से मिलता जुलता है। और ये जो गुएला डी लिस्ले थे, इन्होंने, आप एक चीज ध्यान देंगे, इन्होंने जब ये मैप बनाया तो ये वाला जो एरिया हमारा कोस्टल एरिया है, प्लस ये जो हमारी रिवर गंगा यमुना के आसपास जितना भी एरियाज हैं, उन सबको बहुत ही माइन्यूटली उनका नाम मेंशन किया हुआ है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि आपको पता है उस समय हम यहां से तो मतलब फ्लाइट या उससे तो जाते नहीं थे, तो मैरीन रूट से ही हम अपना बिजनेस या अपने आइडियाज या कमोडिटीज का आदान प्रदान करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो इसलिए ये वाले एरियाज को उन्होंने बहुत ही बखूबी मेंशन किया हुआ है, राइट। तो क्या नाम था इनका? गुएला डी लिस्ले, राइट। तो आपने देखा कि हमने मैप, जब कार्टोग्राफर्स की थॉट प्रोसेस को देखा, तो हिस्टोरियंस के लिए इट्स डिफिकल्ट, है ना। तो इसी तरीके से अब आप देखोगे कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, मैं जैसे आपको बताया, और आप ये चीज जानते हैं, समय के साथ भाषा का जो है उसमें काफी बदलाव होता रहता है। तो जैसे हम बात करते हैं पर्शियन की, पर्शियन जैसे हम बोल देते हैं कि भाई अरे मैं क्या फारसी बोल रहा हूं, है ना, बोल देते हैं फारसी बोल रहा हूं क्या मैं। तो फारसी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज, जो मेडुअल यानी कि जो पहले जो
पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी और जो अब मॉडर्न में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है ये बहुत हद तक डिफरेंट है बेटा। वो सिर्फ ग्रामेटिकली नहीं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती थी उनकी मतलब ही चेंज हो गया। वो भी मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो मैं क्यों बोल रहा हूं, किस तरीके से बोल रहा हूं। तो पहली चीज तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो इसमें मेडुअल जो पर्शियन थी वो और आज की अगर हम पर्शियन लैंग्वेज को देखें, फारसी भाषा को देखें, तो इसमें काफी डिफरेंस आ गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान, है ना। अब जैसी मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं, जैसे आपने हिंदुस्तान सुना वर्ड, तो आप जानते हैं कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत एंड भारत। ठीक है, इन 4 नामों से जाना जाता है। तो आज जब मैं और आप ये हिंदुस्तान वर्ड सुन रहे हैं, जब तक आपने ये नहीं पढ़ा है, तो हमारे मन में आ रहा है कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल से लेकर उधर गुजरात तक का जो हमारा ये देश है, हमारी ये जो मिट्टी है, दैट इज हिंदुस्तान, है ना। लेकिन जब इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया हिंदुस्तान शब्द का, इसको किस संदर्भ में यूज किया गया था, है ना, उसको क्या सोच के इस्तेमाल किया गया था और आज उसकी क्या हम देख रहे हैं। तो अब मैंने बताया ना न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो पहले जिस चीज, जैसे हिंदुस्तान 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज, आप जब हम आगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत क्या है वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ताकि आप उससे लिंक हो सके। मान लो ये हमारी दिल्ली वाला एरिया है, ये दिल्ली वाला एरिया है। यहाँ पे ना कुछ अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोदीज। तो ये वाला जो दिल्ली है, इन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड किया, दिल्ली के आसपास की चीजें जीती, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, यानी दिल्ली के अंडर का एरिया, जो दिल्ली की गद्दी पे जो राजा बैठता था या जो सुल्तान बैठता था उसका जो एरिया। तो जो ये साइराज है या जो मिन्हाज सिराज है, इसने जब हिंदुस्तान का वर्ड यूज किया था, तो इन्होंने पॉलिटिकली इनकी थिंकिंग थी कि वो एरिया जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता है, प्लस गंगा और यमुना के बीच वाला एरिया, वो भी दिल्ली के मतलब दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही आता था। तो अब आप यहां एक चीज ध्यान देंगे, इन्होंने कैसे यूज किया सिराज ने, कि जो पॉलिटिकली यानी जो दिल्ली सल्तनत के एरिया के अंडर में आता है। अब आप जानते हो कि मान लो एक राजा है यहाँ पे, मान लो हम इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, बलबन की बात कर लेते हैं। उस समय जब वो राजा बना तो इतना एरिया था, लेकिन वो धीरे धीरे उसने क्या किया, जीतते जीतते जीतते, तो यानी कि उसका जो मीनिंग है हिंदुस्तान का वो चेंज होता गया। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, जो मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड पॉलिटिकल यूज किया दिल्ली सल्तनत के डोमिनियन स्टेट के लिए, इसमें कभी भी हम साउथ वाले एरिया को हिंदुस्तान में नहीं मतलब मिलाया, कभी भी वहां तक नहीं पहुंचाइए। ये आपकी बुक में स्पेशली मेंशन है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसको बोला जाता है द्रविड़, है ना, द्रविड़। जब हम जनगण मन करते हैं तो द्रविड़ उसमें वर्ड आता है। तो साउथ वाला जो पेनिनसुला में जो नीचे वाला हिस्सा है उसको द्रविड़ बोला जाता है। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान वर्ड का 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज ने पॉलिटिकली यूज किया दिल्ली सल्तनत के अंडर जो भी एरिया आ रहा है उसके लिए, है ना, गंगा जमुना वाला एरिया और उसके, तो वो एक्सटेंड भी हुआ होगा, कभी कम भी हुआ होगा, राइट। अब ऐसी बाबर बात तो पॉलिटिकली देख लिया। अब जब बाबर 1526 में जब आप मुगल डायनेस्टीज पढ़ेंगे, वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे। तो जब 1526 में जब बाबर भारत में आया तो उसके माइंड में हिंदुस्तान क्या था, उसके माइंड में हिंदुस्तान था कि हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी, जो यहाँ का फ्लोरा एंड फाउना है, जो यहाँ का कल्चर है, वो उसको हिंदुस्तान समझ रहा था और कह रहा था। और सिराज ने किसको बोला, पॉलिटिकली जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में, राइट। और इनकी 13th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में बाबर, 16th सेंचुरी में 1526 से 1530 तक वो हमारे मुगल डायनेस्टी को उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो वो किसको बोलते थे, ज्योग्राफी को, कल्चर को, फ्लोरा एंड फाउना को, उसको बोलते थे। और सिराज किसको बोलता था, पॉलिटिकली जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में है। ऐसी एक बहुत ही फेमस भारत के ही एक पोएट हुए जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये बहुत ही बेहतरीन, इनको फादर ऑफ उर्दू भी बोला जाता है। और इनको गजल जो हम सुनते हैं, ये गजल का इजाद किस तरीके से, वो भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है उसका। ये एक पोएट थे, इन्होंने हिंद शब्द, हिंदुस्तान नहीं, हिंद शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, इन्होंने सेम जैसे बाबर ने उसकी ज्योग्राफी, कल्चर, उसकी फ्लोरा एंड फाउना, उसी संदर्भ में इन्होंने भी किया था। यानी कि सेम वर्ड, लेकिन मैं जब हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, या बाबर के माइंड में क्या आ रहा है, और जब मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूं तो सिराज के माइंड में क्या आ रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो वर्ड चेंजेस, है ना, उनकी टर्मिनोलॉजी चेंजेस।
तो इसी तरीके से एक और वर्ड है प्यारे बच्चों जो आपकी बुक में भी लिखा है, जैसे हमने हिंदुस्तान देखा, थोड़ा और इसको सरल बनाने के लिए जैसे हम बोलते हैं फॉरेनर, है ना, फॉरेनर बोलते हैं। तो फॉरेनर बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि जो हमारी कंट्री यानी कि जो हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके बाहर से जो हमारे यहाँ पे आते हैं, वो नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वी कॉल देम फॉरेनर्स, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले फॉरेनर जैसे पर्शियन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है अजनबी, या हिंदी में इसको बोला परदेसी, है ना, ये तो परदेसी है। तो ऐसे ही जो फॉरेनर वर्ड है, परदेसी वर्ड जो है, इसको पहले जब इसका इस्तेमाल होता था तो कैसे होता था, मान लो मैं इस गांव में रहता हूं और आप दूसरे गांव में रहते हैं, आप किसी और, लेकिन है नजदीक, ऐसा नहीं कि बहुत दूर। आप अगर मेरे गांव में आए तो आपको हमारे गांव वाले लोग क्या बोलेंगे, आप परदेसी हैं, है ना, आप दूसरी उससे आए हैं, यू आर फॉरेनर। लेकिन आज हम फॉरेनर किसको कह रहे हैं, जो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समय बेटा नेशंस मतलब ऐसा डेवलप नहीं हुए थे कि ये बाउंड्री मतलब हो गए थे, लेकिन उनका इतना ज्यादा वो नहीं था। इस वजह से भी ये चीज बोला जाता था कि जो थोड़े से भी दूर से हो, या मान लो मैं अर्बन में रह रहा हूं या रूरल एरिया में रह रहा हूं, आप फॉरेस्ट एरिया से आ रहे हो, तो आप मेरे लिए क्या हो, फॉरेनर हो, राइट। और आज हमने उसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो गया है, राइट। तो ये आप आज के टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे प्यारे बच्चों। और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो हम मेडुअल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो 1000 साल का पीरियड है, जो 8 से 18 सेंचुरी के बीच में है, उसमें जो हिस्टोरियंस जब इसको ट्रेस करते हैं चेंजेस को, तो उनको कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको स्क्राइब्स के बारे में बताया था, है ना, तो वो जो जितनी भी स्क्राइब्स की चीजें थी वो कहीं पे प्रिजर्व की जाती है, उसको बोला जाता है आर्काइव। ये भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट कि आपको पता चल जाए, हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे हमने कार्टोग्राफर देखा, और आप भी अब बहुत जल्द कार्टोग्राफर बनने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माय डियर सन एंड डॉटर्स। ये आपकी उसके लिए अगर आप क्लिक लेना चाहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लव यू ऑल।